हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से अतिव्यापन होता है और कितनी प्रकार से होता है। अलग अलग प्रकार से ओवरलैपिंग होता है। उसमें हमने देखा कि एस ओवरलैपिंग होती है, SP ओवरलैपिंग होती है, PP ओवरलैपिंग होती है। अब जब ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स जैसे S और P, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इनमें इनकी शेप डिफरेंट होती है, इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। तो फिर इनसे बढ़ने वाला अणु स्थायी कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझाया था हाइब्रिडाइजेशन में। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण क्या होता है? इस संकल्पना के अनुसार पॉलिंग ने यह बताया कि लगभग समान ऊर्जा, जैसे कि हमारे 2s और 2p दोनों में मुख्य ऊर्जा स्तर तो समान है, लेकिन s और p दोनों जो है लगभग समान है, क्योंकि s की ऊर्जा ज़्यादा होती है p से, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति के कक्षक। s और p दोनों कक्षक जो होते हैं वो भिन्न आकृति के होते हैं। तो हम देखते हैं लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अवरोह का पुनर्वितरण करते हैं। वह आपस में अपनी ऊर्जा, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितने कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, बनने वाले नए कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होती है। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। संकरण के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। अगर उनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर है तो वो कक्षक, जैसे 2s 3s, इस प्रकार के कक्षक ऊर्जा संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। संकरण की प्रक्रिया में वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की संख्या नए संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, बनने वाले नए कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होती है। किसी भी एक तत्व विशेष के लिए अलग अलग संकरण हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल लेते हैं हम। कार्बन परमाणु से हमारा एथेन अणु बनता है, एथिलीन बनता है और एसिटिलीन बनता है। तीनों अणुओं में कार्बन परमाणु होता है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होती है। एथेन अणु में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एथिलीन अणु में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एसिटिलीन अणु में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक परमाणु एक ही प्रकार का संकरण प्रदर्शित करे, यह आवश्यक नहीं होता है। एक परमाणु अलग अलग तरह का संकरण बता सकता है। नेक्स्ट है, परमाणु के संकर कक्षकों के गुण दिशात्मक होते हैं, क्योंकि ये जब संकरित होते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में संकरित होते हैं और इनमें डायरेक्शनल नेचर होता है। इनसे बनने वाला बंध स्ट्रॉन्ग होता है। संकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, जबकि कक्षक भाग लेते हैं। तो संकरण में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्णपूरित सभी प्रकार के कक्षक इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। परस्पर प्रतिकर्षण के कारण संकरित कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं और दिशात्मक होने से निश्चित बंध कोण व ज्यामितीय रूप में अभिविन्यासित रहते हैं। जब ये संकरित कक्षक बनते हैं तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, जिससे कि इनमें आकर्षण अधिकतम हो और रिपल्शन जो है वो सबसे कम हो। इस प्रकार से एक निश्चित कोण और एक ज्यामिति के रूप में ये कक्षक अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, जिससे इनकी आकृति जो है वो स्थायित्व लिए हुए होती है। संकरण की प्रक्रिया में पाई बंध
या पाई इलेक्ट्रॉन उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो पाई बंधों की संख्या के आधार पर हम किसी भी यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन ही संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसके संकरण को निर्धारित करते हैं। ये हमारे संकरण के लिए आवश्यक बिंदु थे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।